केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसको आप लिखेंगे कैसे? इसके लिए आपको टेबल 3.6 जो दे रखी है, इसकी टेबल 3.6, इसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा। जितने भी चार्ज आपको दे रखे हैं, नेम और सिंबल प्लस चार्ज, उसको वैलेंसी भी कह सकते हैं। तो जो चार्ज है या वैलेंसी आपको याद रखना पड़ेगा। उन सारों को याद करने के बाद आप बना सकते हैं। फिर आप चाहे तो पीरियोडिक टेबल से याद कर सकते हैं या डायरेक्ट जो दे रखा है वैसे भी याद कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल से याद करना चाहेंगे तो ऐसे याद हो जाएगी जैसे लिथियम है, सोडियम है एंड पोटासियम। फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटासियम। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। यहाँ से नीचे नहीं चाहिए आपको तो यहाँ तक ही कर लो। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन। क्रिप्टॉन और जेनॉन होते हैं पर उनको याद करने की जरूरत नहीं। ये आपके फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप, ये आपका सेकंड ग्रुप, ये आपका 13 है ना। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो याद रखो आप। इसकी वैलेंसी होती है +1, इसकी वैलेंसी होती है +2, इन सबकी होती है +3, इनकी +4 -4 का कोई मतलब नहीं है, इनको छोड़ सकते हो आप। -3, -2, -1 और 0। तो जो आपको वैलेंसी मिलेगी या जो चार्ज मिलेगा वो ये सब है। तो जैसे सोडियम पोटेशियम का हुआ +1, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का हुआ +2, बोरोन, एल्यूमिनियम का +3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस -3, ऑक्सीजन, सल्फर -2, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का -1 और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडोन। ये सारे आपके मेटल्स आ गए। इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनते हैं, जैसे आपकी टेबल देखो, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो इनके अलावा है उनकी वैलेंसी आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी। जैसे सिल्वर है तो Ag +1, कॉपर है तो +1 और +2 दोनों होती है, आयरन की +2 और +3 दोनों होती है। दोनों में से एक आएगी वो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या आएगी, है ना। और जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की +3 आएगी, एल्यूमिनियम का आ गया वो +3। कार्बन, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का आएगा +1, ये इसी के अंदर आएगा। हाइड्रोजन को आपको इसी के अंदर रख सकते हैं तो +1 आएगा, ठीक है। और फिर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जैसे सल्फाइड है, ऑक्साइड है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। नाइट्राइड है, नाइट्राइड का तो ये -3 आ गया। सल्फाइड ये रहा, नाइट्राइड -3 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा, सल्फर का -2, तो इसको सल्फाइड कहते हैं, है ना। नाइट्राइड हो गया। फिर जो बचे आपके पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस की आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया का क्या होता है, NH4 प्लस, ये अमोनिया है ना। अमोनिया के बाद हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH-। तो ये चार्ज जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और बाकी की टेबल देखो, नाइट्रेट NO3- है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका HCO3- है, कार्बोनेट CO3 2- है, सल्फाइड SO3 2- है, सल्फेट SO4 2- है। सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट ये तीनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं तो आपको याद रखने पड़ेंगे। सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड आपका H2- होता है, सल्फाइड तो आपका SO3 2- होता है, सल्फेट SO4 2- होता है, ठीक है। फिर आपका बचा फॉस्फेट तो PO4 3- होते हैं। ये सारे एलिमेंट या जो भी मॉलिक्यूल्स है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, उन सबके चार्ज जो है उनको आपको याद रखना पड़ेगा। इनके आधार पे अपन केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब आप केमिकल फॉर्मूले पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन, फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड। अब जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मूले आप बना कैसे सकते हैं। अगर आपको चार्ज आता है या जो वैलेंसी आती है उसके आधार पे अपन क्रॉस करके बना सकते हैं।
टेबल तुमको याद नहीं है तो याद कर लेना, टेबल के बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपको आयंस का चार्ज नहीं आता है तो आप उनको नहीं बना सकते। आयंस का चार्ज आपको बिल्कुल मुंह पे याद होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड, एग्जाम्पल फर्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको पहले तो इनके सिंबल लिखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, क्लोराइड Cl। एक स्टेप में आप फर्स्ट इनके सिंबल लिखेंगे, कौन से सिंबल है वो आपको सिंबल लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर आप इसके ऊपर चार्ज जो है या वैलेंसी जो है वो लिखेंगे, H की +1 और Cl की होती है -1। इनको तो याद रखना पड़ेगा। इस वैलेंसी को आपको यहाँ लाना है और इस वैलेंसी को यहाँ लाना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो आपका H के नीचे भी 1 और Cl के नीचे भी 1, तो फॉर्मूला हो गया HCl। तो वैलेंसी आपको जो लिखनी पड़ेगी, चार्ज लिखेंगे ऊपर लिख सकते हैं +1 -1 और उसको क्रॉस करना है। क्रॉस करोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, सेकंड एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला सिंबल जो है वो H, सल्फाइड का S। नेक्स्ट स्टेप पे आप चार्ज लिखें तो H के ऊपर +1 और H के ऊपर होता है -2। क्रॉस कर दें इसका इसके नीचे और उसका उसके नीचे, तो फॉर्मूला आ जाएगा H2S। यह आपका फॉर्मूला है। अगला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो आपको सिंबल लिखे पहले एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड का मतलब वो, फिर चार्ज लिख दें। तो Al के ऊपर होता है +3, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। क्रॉस कर दें तो Al के नीचे चार्ज आएगा 2 और O के नीचे आएगा चार्ज 3, Al2O3। ठीक है। फिर अगला है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है, सिंबल लिखा है कैल्शियम का, ओके, ऑक्साइड का वो कैल्शियम का होता है Ca। चार्ज लिख दो, कैल्शियम का होता है +2, ऑक्सीजन का होता है -2। अगर चार्ज सेम होते हैं दोनों तरफ तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो इनको आपको नीचे नहीं लिखना है और यह आएगा CaO। सेम चार्ज आते हैं या चार्ज कटते हैं तब भी आप काट सकते हैं, और अगर इक्वल आते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो तब आपको केवल सिंगल ही है, मतलब इसका फॉर्मूला CA2O2 नहीं होता है और इसका फॉर्मूला CaO होता है, क्योंकि चार्ज जो है +2 -2 इक्वल है और एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बाकी के फॉर्मूले भी बना सकते हैं। आपके जो इंटरनल क्वेश्चन दे रखे हैं, हाँ सर ये बुक में दे रखा है, जो ही याद करने ना। जनरली यही आते हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरे नहीं आएंगे। पर आपको अगर वो वैलेंसी आती है जो टेबल में दे रखी है तो आपको सभी आ जाएंगे, ये कंफर्म है। ओके ठीक है सर, ना? ठीक। तो फॉर्मूला बनाना आ जाएगा तुम्हारे को। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के बाद बाकी के तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको इसमें परफेक्शन आएगी। एग्जाम्पल कितने भी ले सकते हो, और अगर कुछ नहीं आता है तो अपन बाद में तुम पूछ सकते हो। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। नाम जैसे इंडिकेट करता है, मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन होगी द मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। द मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आप जानते हैं कैसे बनता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? कंबाइनेशन ऑफ टू और मोर देन
2 एटम्स, कम्बाइनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। तो जो मास आप निकालेंगे मॉलिक्यूल का, वो एटम्स के मास का कंबाइन आएगा। जितने एटम्स उस मॉलिक्यूल के अंदर है उन सब का कंबाइनेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं CO2। CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो इसका अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। इसमें कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2। तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से CO2 का एक मॉलिक्यूल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होती है। एटॉमिक मास जो होता है उसका जनरल ये है कि जो एटम्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है उसका आप डबल कर सकते हैं, वो आपका एटॉमिक मास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको आप अलग लिख सकते हैं। H का एटॉमिक नंबर 1 है पर मास नंबर भी 1 ही है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका मास नंबर जो एटॉमिक मास है वो 23 है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है पर इसका मास जो है 35.5 है। इसके अलावा भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी कुछ कुछ वेरिएशंस आती है। तो अगर जहाँ पे वेरिएशंस होगी तो वहाँ पे आपको एटॉमिक मास देंगे वो, है ना। तो जो एटॉमिक मास दे उनका सम कर लें, और अगर एटॉमिक मास नहीं देते हैं तो आप एटॉमिक नंबर का डबल करके सम कर सकते हैं और वही रहेगा, है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 × 6 डबल डबल दो, और ये 2 है और 1 का डबल होगा 2 × 8, 1 ऑक्सीजन का डबल। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो 8 का डबल करो और उसका भी 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। तो इसका सम करेंगे तो 6 × 12 प्लस 8 × 16, 16 × 32 और ये आ जाएगा 44 ग्राम या म्यू दोनों, है ना। तो इसको आप ग्राम में भी लिख सकते हैं या म्यू में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है ना। तो इस प्रकार से आप इसका मास निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई सा भी एग्जांपल है, बाई चांस अगर आप एग्जांपल लेते हैं H2O, तो निकालने का तरीका वही है। हाइड्रोजन कितनी है 2, ऑक्सीजन कितनी है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 2 × 1 प्लस 1 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, 8 का डबल 16, तो 2 + 16, तो आंसर आ गया आपका 18 न्यू। क्या H2O का एटॉमिक मास है। और किसी का एटॉमिक मास का निकालना चाहते हैं आप, तो सबके एटॉमिक मास आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप HNO3 का निकालना चाहते हैं तो HNO3 तो आपको कंबाइनेशन में 1H + 1N + 3 ऑक्सीजन, ठीक है। 1 का एटॉमिक मास जो होता है हाइड्रोजन का 1 का 1 ही होता है, प्लस 1 × नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 का डबल 14 प्लस 3 × ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो मास नंबर होगा 16, प्लस कर दें इसको 1 × 1 1 प्लस 14 प्लस 48, तो ये कितना आएगा आपका 63 न्यू। इनके लिए आपका जो बेसिक है वो ये है कि आपको सबके एटॉमिक नंबर मुंह पे याद होने चाहिए। इट मीन्स आपको 30 तक के एटॉमिक नंबर आपको बिल्कुल मुंह पे याद होना चाहिए। अगर आपको कहा जाए सल्फर तो डायरेक्ट 16 एटॉमिक नंबर होता है, या डायरेक्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाइड्रोजन हीलियम से गिनना स्टार्ट करें। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये डायरेक्ट आने चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट आते हैं तो आप इस कैलकुलेशन को इजी वे में कर सकते हैं, है ना। पर अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को एटॉमिक नंबर याद नहीं हो, तो ये चीज़ समझ में आना पॉसिबल नहीं है और ये चीज़ कर पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर ये मास दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको एटॉमिक मास तभी देंगे जब कोई एक्सेप्शंस होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और उसके एटॉमिक नंबर से डबल एटॉमिक मास नहीं होते हैं, तब आपको वो देंगे। अदरवाइज वो सारे नहीं देंगे। नहीं देंगे तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर का डबल। अब आपको एटॉमिक नंबर नहीं आते हैं तो डबल किसका करेंगे। तो एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है। अगर आप एटॉमिक नंबर याद नहीं करते हैं तो आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे और इनको कैलकुलेट करना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ तो करनी पड़ेगी, उसकी कोई ये नहीं है साइट को आप इसके बिना कोई कर सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ जाएगा। अगला देखो फॉर्मूला यूनिट मास।
अगला टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करने का तरीका मोलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास का सेम है। डिफरेंस केवल इतना सा है, मोलिकुलर मास उन कंपाउंड्स का निकाला जाता है जिसका एक सिंगल मोलिक्यूल एंटिटी फ्री स्टेट में मिलता है। इट मीन जैसे CO2 है, CO2 एक मॉलिक्यूल है और ये एक सिंगल मॉलिक्यूल हो सकता है, तो इसका जो मास आएगा वो मोलिकुलर मास आएगा। फॉर्मूला यूनिट मास केवल उन कंपाउंड्स का आएगा जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं और उसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल को फ्री स्टेट में ऑब्टेन करना या उसको सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब जो ऐसे कंपाउंड जिसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो और उनमें से किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल को सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो, तो उनके अंदर अपन जो उस कंपाउंड का फॉर्मूला होता है उसी कंपाउंड के फॉर्मूले का मास निकाल लेते हैं, उसी को अपन फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। इट मीन्स इनमें मोलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में क्या डिफरेंस है? मोलिकुलर मास उन कंपाउंड का निकाला जाता है जिसका एक सिंगल मॉलिक्यूल सेपरेट किया जा सकता है और उसके सेपरेट करने के बाद उसका मोलिकुलर मास अपन निकाल सकते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? मोलिकुलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास केवल उन कंपाउंड का निकाला जाता है जिसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल हो। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने की वजह से आप सिंगल एक मॉलिक्यूल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स अगर आप मॉलिक्यूल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो उसका मास जो आएगा वो मॉलिकुलर मास नहीं हो सकता, तो उस कंपाउंड का अपन क्या लेते हैं? फॉर्मूला, और उसका जो मास निकालते हैं उसको फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे आपके NaCl है, KCl है ना, तो ये जो है CaCl2 है, ये इनका फॉर्मूला यूनिट मास निकलेगा क्योंकि इनका एक मॉलिक्यूल सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का, जैसे NaCl का होता है, KCl का होता है, CaCl2 का होता है ना। ये आपके एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक पूरे कंपाउंड का फॉर्मूला है और इस एक NaCl के मॉलिक्यूल को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 डायमेंशनली पैक्ड होता है ना। तो अगर आप सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो फिर अपन मास किसका निकालते हैं? केवल इसके फॉर्मूले का, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास, है ना। तो NaCl का निकालोगे जैसे आप मोलिकुलर मास, बाकी की कैलकुलेशन सेम टू सेम है। जैसे मोलिकुलर मास होता है तो Na कितना है? 1, Cl कितना है? 1, Na का एटॉमिक नंबर का डबल करेंगे तो 23 आएगा। एक्सेप्शन है, क्लोरीन के भी डबल से नहीं आएगा तो 35.5 आएगा और यह आएगा 23 प्लस 35.5 तो यह आ गया 58.5 न्यू। ये आपका फॉर्मूला यूनिट मास आया। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आप NaCl के एक मॉलिक्यूल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे और 3 डायमेंशनल है। ऐसे कैसे KCl का है तो पोटेशियम में हेलो KCl, फिर अगला देखो CaCl2 है तो कैल्शियम का डबल 1 Ca प्लस 2 Cl, तो 1 इंटू 20 का डबल 40 प्लस 2 इंटू 35.5 40 प्लस 71 111 म्यू, 111 म्यू। यह आपका इसका मोलिकुलर मास फॉर्मूला यूनिट मास आएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला यूनिट मास भी आप निकाल सकते हैं। ओके, चलो लास्ट अगला अपन आ जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जामिनेशन व्यू से
भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारी न्यूमेरिकल्स आती है, आपके मोलिकुलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, केमिकल फॉर्मूला बनाना और मोल, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सभी का आपको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही होते हैं, है ना। तो आपको फॉर्मूला मास निकालना, मोलिकुलर मास निकालना, मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना और मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बहुत सारी न्यूमेरिकल आती है। मोल कॉन्सेप्ट को आप एक सिंगल लाइन में समझ सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा, पर अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो ये आपको बहुत डिफिकल्ट फील होगा और इसको आप समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन जो आते हैं वो भी बहुत इजी होते हैं, पर आप उसको अगर समझ जाएंगे तो इजी है, पर अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर ये बहुत टिपिकल होते हैं, है ना। तो मोल की डेफिनेशन, वन मोल क्या होता है फर्स्ट, तो आपको वन मोल की डेफिनेशन आनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance that contains entities, एंटिटीज का मतलब हो सकता है आयन हो, मॉलिक्यूल हो या एटम हो, कुछ भी हो। कंटेन्स एंटिटीज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये एक वन मोल की डेफिनेशन है। वन मोल का मतलब समझ रहा है। वन मोल क्या है, उतने के उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे सी का 12 ग्राम, किसका, C12 आइसोटोप का, कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं उनका जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, वन मोल के, है ना। तो एक आपको कार्बन 12 आइसोटोप से कितना ग्राम लेना है, 12 ग्राम। 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसका जो मास होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। अगर आप नंबर ले लेते हैं तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, ये तो मास हो गया 1 मोल, और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो होंगे 6.022 × 10⁻23। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसको अपन एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल ये और ये एक ही चीज है। 1 मोल को आप डिफाइन करना चाहें तो समझ में आएगा। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एंटिटीज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप के 12 ग्राम के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी संख्या के बराबर अगर कोई आयन, मॉलिक्यूल या एटम लिए जाते हैं तो उसका जो मास होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। अगर नंबर ऑफ एटम्स देखना चाहे तो 12 ग्राम मास कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम मास में जितने एटम्स होते हैं उनकी संख्या इसके बराबर होती है, 6.022 × 10⁻23 एटम्स के बराबर होती है, और इसको अपन एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। ये भी 1 मोल के बराबर होता है। इट मीन्स अगर आप 1 मोल को सिंपल वे में डिफाइन करना चाहते हैं तो ये 1 मोल है। इसको अपन बाद में वापस लिख के बता दें, न्यूमेरिकल्स में बता दूंगा तुम्हारे को कैसे करते हैं। 1 मोल को एक सिंगल लाइन में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे सारी न्यूमेरिकल्स आप ओरल कर सकते हैं। स्टेप्स वाइज स्टेप तो आपको सर बिल्कुल आनी आइसोटोप चाहिए। क्या होता है? आइसोटोप का मतलब होता है 2 or more than 2 forms of an element which have same atomic number but different mass number। उनका एटॉमिक नंबर तो होता है सेम पर मास नंबर होता है हाँ। डिफरेंट, उसको आइसोटोप कहते हैं। जैसे कार्बन का यहाँ पे आइसोटोप दिया है तो कार्बन के 3 फॉर्म होती है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। जैसे लोअर क्लासेस में आपने हाइड्रोजन का भी पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का मास 1, हाइड्रोजन का मास 2, हाइड्रोजन का मास 3। प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम और द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा पर मास नंबर 1, 2 और 3 होगा। उसी प्रकार से कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा
पर मास नंबर 12, 13, 14 ये तीनों मिलते हैं एनवायरमेंट में। कार्बन 12 भी मिलता है, कार्बन 13 भी मिलता है, कार्बन 14 भी मिलता है। मतलब ऐसा कार्बन भी मिलता है जिसका मास 12 हो, ऐसा कार्बन भी मिलता है जिसका मास अप्रोक्सीमेट 13 हो, ऐसा कार्बन भी मिलता है जिसका मास 14 हो। तो 3 फॉर्म्स हो गई, और जिसका एटॉमिक नंबर तो रहेगा सेम पर मास नंबर डिफरेंट हो जाएंगे, इसे एंटिटीज को अपन आइसोटॉप कहते हैं या आइसोटॉप तो कहलाते कभी हैं। चेंज नहीं होगा एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सॉरी। हाँ, एटॉमिक नंबर चेंज होता है, वो आइसोबार कहलाते हैं। वो अभी लोअर क्लासेस में नहीं है तुम्हारे, अभी आइसोटॉप्स और आइसोबार कहलाते हैं। वो ऐसे भी होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं पर मास नंबर सेम होता है ना। एलिमेंट डिफरेंट है पर मास नंबर सेम आ जाता है, तो आइसोबार कहलाते हैं। वो आइसोटॉप्स नहीं है। तो आइसोटॉप और आइसोबार अलग चीज है, ठीक है। चलो अगला आ जाते हैं, एक मोल कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे आप न्यूमेरिकल। तो इसके लिए आपको एक ये सिंगल चीज याद रखनी पड़ेगी, 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। एंटिटीज कह सकते हैं, ये एटम हो सकते हैं अगर आप एटम लेते हैं, आयन हो सकते हैं अगर आप आयन लेते हैं, और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जैसा आप यहाँ पे लेंगे। 1 मोल किसका निकालना है आपको, एटम्स का निकालना है तो ये एटम की संख्या आएगी, आयंस का निकालना है तो आयंस की संख्या आएगी, और मॉलिक्यूल का निकालोगे तो मॉलिक्यूल की संख्या आएगी। फिर बराबर मोलार मास, या किसके इक्विवेलेंट होंगे, मोलिकुलर मास, मोलार मास। देखो मोलार मास और मोलिकुलर मास में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सेम मोलिकुलर मास होता है द मास ऑफ एनी सिंगल मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एन मोलिकुलर मास। मोलार मास होता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलार मास। इस मोलार मास का मतलब क्या होगा, द मास ऑफ ए सिंगल मोल ऑफ ए कंपाउंड। एक मोल कंपाउंड का जो मास होगा उसको मोलार मास कहते हैं, ठीक है। ये आप इसके आधार पे आप न्यूमेरिकल्स ओरल कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आता है। अब देखो कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसके आधार पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं लेता हूं 1 मोल आपका H2, 1 मोल H2O। तो 1 मोल H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब 1 मोल H2O लोगों ने, तो 1 मोल H2O में मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, H2O के मॉलिक्यूल की संख्या इतनी 6.022 इंटू 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये 1 मोल है। तो 1 मोल H2O मीन्स 6.022 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स बराबर है 1 मोल के, और ये इसके मोलार मास मतलब 18 ग्राम के बराबर भी है। 18 ग्राम इज आल्सो कॉल्ड एज 1 मोल, 18 ग्राम भी 1 मोल ही है। अब ये देखो, ये तीनों चीज है, इन तीनों चीज के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स आएगी। अब आपको क्वेश्चन पूछते कैसे है, उसका सिंपल उदाहरण दे देते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मोल अगर H2O का है तो उसका मास कितना होगा, मास निकालना है। ये क्वेश्चन हुआ। अब आप इसको कैसे करेंगे, ओरल देखो, ओरल कैसे कर सकते हैं। 1 मोल H2O में कितने होते हैं, 18 ग्राम। 1 मोल H2O मीन्स 18 ग्राम। तो 1.5 मोल मीन्स 18 ग्राम। 1 मोल में कितने होते हैं, 18 ग्राम। तो 1.5 मोल क्या होता है, 1 मोल प्लस, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 मोल कितना होता है, 18 ग्राम। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 1 मोल H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। ऐसा जितना आपको पूछा जाए उसके लिए आप ये लाइन लिख लो। ये लाइन लिखने के बाद आप सारी न्यूमेरिकल्स ओरल कर सकते हैं, और ओरल आपको आंसर पता चल जाएगा। 1.5 मोल में कितने मास होते हैं, कितना मास होगा, तो आपने को 1.5 मोल को डिवाइड कर लो, 1 मोल प्लस 0.5 मोल। 1 मोल में कितने होते हैं, 18 ग्राम। तो 0.5 मोल में कितने होंगे, 9 ग्राम, आधा। तो 18 और 9 कितने होते हैं, 27 ग्राम। ये आंसर हो गया। ओरल निकाल सकते हैं बिल्कुल आप, है ना। अगर आपको यहाँ पे मैं ऐसा कहूँ कि 0.5 मोल में कितने क्या होते हैं, 0.5 मोल H2O का मास क्या होगा,
तो आपको क्या निकालना है 9 ग्राम। सर 9। हाँ 9 ग्राम, ठीक है ना। ओरल आप बिल्कुल सारी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। अगर उल्टा देखो, इसका उल्टा ऐसे पूछ सकते हैं, तुमको ये पूछा जाए कि 36 ग्राम H2O में मोल की संख्या क्या है। H2O तो है 36 ग्राम, मोल्स की संख्या कितनी है, तो आप ओरल बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। 36 ग्राम H2O में कितने मोल, एक मोल H2O का पार कितना होता है 18 ग्राम। तो सर 36 ग्राम लेंगे तो मोल सर की संख्या कितनी आ जाएगी। हाँ सर 36 इंटू 18 होगा 36 इंटू 18 कैसे होगा, एक मोल प्लस H2O प्लस 18 ग्राम है। तो 36 ग्राम मतलब कितने हुए 2 मोल। अरे 36 ग्राम का 2 मोल हुआ ना, 18 हाँ प्लस सर 18 तो हाँ सर ओरल किया जा सकता है बिल्कुल आराम, सर है ना। 36 अब हाँ सर वो ग्राम लिखा था, मुझे लगा मोल है वो वहाँ पे, इसलिए। नहीं 36 ग्राम, 36 ग्राम मतलब कितना मोल हो गया 2 मोल। 2 समझ में आ गया मोल कैसे, 18 ग्राम 1 मोल, 36 ग्राम 2 मोल। और अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 9 ग्राम, 9 ग्राम में H2O कितने मोल होंगे, तो हाफ मोल 0.5। 0.5 मोल, हाँ ठीक है। ये सारे ओरल बिल्कुल ओरल किए जा सकते हैं। ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए जिसमें इसको और इसको रिलेट करेंगे, तो इसके अंदर कितना वजन है या इसके अंदर कितने मोल है, ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए सारे आपके। तो जैसे अगर आपको किसी का भी जिसका क्वेश्चन आए उसकी आपकी ये लाइन लिखे ऊपर वाली, और उसके आधार पर आपका ओरल सवाल आराम से हो जाएगा। आप म्यूजिकल का गेस कर सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, है ना। अगर 1 मोल CO2 दिया होता तो यहाँ तो 44 ग्राम आ जाता, क्योंकि वो मोलार मास तो आपको निकालना पड़ेगा, वो मोलार मास रिप्लेस होगा। यहाँ पे आपने H2O लिया इसलिए 18 ग्राम आया, यहाँ CO2 होता है यहाँ 44 ग्राम आता, 44 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेशन होती। समझ में आ गया। तो 1.5 मोल है, 0.5 मोल है, उसका मास कितना होगा, मास दिया गया हो तो मोल कितने होंगे, तो यहाँ तो होगा मल्टीप्लाई, जैसे 1 मोल में 18 ग्राम होता है तो 0.5 में कितने होंगे, तो 18 इंटू 1.5। अगर आप उससे चलना चाहते हैं तो उसका रीजन ये होगा 18 इंटू 1.5 ऐसे निकाल सकते हैं, तो आपको आंसर आ जाएगा। पॉइंट बताओगे तो 10 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करोगे, है ना। यहाँ करोगे तो डिवाइड होगा, 36 ग्राम में कितना आया तो 36 डिवाइड बाय 18 होगा, तो 2 मोल, है ना। यहाँ पे भी पूछा है तो 36 डिवाइडेड बाय क्या होगा 9, तो 9 आ जाएगा, तो क्या आएगा 0.5, है ना। ऐसे तो ऐसे आपको 18 ग्राम है 36, और ये आएगा 18, कितने में निकालना है आपको 9 के अंदर, और बाहर डिवाइड कितना करोगे आप 18 का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखो तीसरी जो टाइप आती है वो आती है ये, इन दोनों को रिलेट करके नंबर ऑफ एटम। अगर आपको कहे फिफ्थ सवाल आएगा 2 मोल H2O में मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने होंगे। तो इसको भी आप कर सकते हैं, एक मोल में कितने होते हैं इतने, तो 2 मोल में कितने होंगे, एक मोल में कितने 2 होते से हैं इंटू करना है 6.02, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली। 1 मोल H2O का होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 2 मोल्स में कितने होंगे तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 मोल्स में कितना होगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसका मल्टीप्लाई भी आपको आना चाहिए, ये पावर चेंज नहीं होती है, मल्टीप्लाई में पावर चेंज नहीं होगी, वो क्यों ही रहेगी, बाकी का आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 और 12, और इंटू 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल। ये आ गया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जैसे 0.2 मोल, 0.2 मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तब भी वो कोई है, आपको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को, जो आंसर आए वो आ जाएंगे। तो जो पूछा जाए आपको वैसे बिल्कुल किया जा सकता है। तो 2 मोल से पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो उस एटम्स की संख्या को,
0.2 मोल से पूछा है तो 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 मोल का पूछा है तो 5 मोल से मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके मॉलिक्यूल्स की संख्या बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। इसका रिवर्स हो सकता है बिल्कुल, अब आपको मॉलिक्यूल की संख्या से मोल्स की संख्या पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये कहे 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं तो H2O के कितने मोल ऑफ H2O, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो आपको ये संख्या गैस करेंगे डायरेक्ट तो आपको पता चल जाएगा एक मोल में कितने होते हैं 6.022 10⁻23 दिया कितना गया है 3.011 इंटू 10⁻23, ये इसका ये आधा है तो मोल भी क्या हो जाएगा आधा, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। अब आया कैसे, तो डिवाइड होगा 6.022 में 3.001 सर अगर थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो? कैसे कम ज्यादा कैसे सर जैसे 4.022 ऐसे लिखा हुआ है आगे तो कौन से, हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जैसे 0.2 लिया अपन ने तो 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी नहीं हो रही है वहाँ पे आप डायरेक्ट गेस करके आंसर नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं समझ में आई। और जहाँ पे ये एग्जैक्ट नंबर में आते हैं वहाँ तो आपका गेस हो जाएगा, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। और जहाँ अपन ये कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट पूरा इस तरह से नहीं है, जैसे 36 ग्राम है थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे 18 का डबल 36 होता है ऐसा नहीं होकर, जैसे मान लो आपको दिया होता है 35 ग्राम या 34 ग्राम तो क्या होता, फिर आपको यहाँ पे वो आ जाते 36 की जगह, जैसे आप 35 से कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ 36 की जगह क्या आता है 35 और नीचे आ जाता है 18, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता। बात वो क्यों वही है, 2 मोल एग्जैक्ट नहीं आता, गेस सर एक बार आप करके बता देना। जैसे 35 में 18 का भाग दे दो आप, ये जैसे आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इनको हटाओ, ये समझ में आ गया सब, ये सारे समझ में आ गए। अब हाँ सर तुम हाँ ठीक है ओके। अब अपन ये ले लेते हैं, जैसे आपको ये लेना है 0.5 मोल है ना, 1.5 मोल का मतलब जैसे 1 मोल का 18 ग्राम है ना। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, मैं तो पॉइंटों में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, आप कहते हैं 1.8 ग्राम 1.8 मोल में कैलकुलेट करना चाहता हूँ मैं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 1.8 को किससे गुणा करना पड़ेगा 18 ग्राम से, क्योंकि तो एक मोल में फिर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। देखो स्टेप वाइज बता देता हूं मैं वापस, ये ओरल तो समझ में आ गया आपको, ओरल बिल्कुल आप जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उनको आप ओरल कर सकते हैं। अब आप स्टेप वाइज में जाना चाहते हैं तो स्टेप वाइज बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे तुमको कहा जाए कि 1.8 मोल H2O का मास क्या होगा, ये आपके डायरेक्ट गैस नहीं होंगे अब, है ना, डायरेक्ट गैस नहीं होंगे तो करने पड़ेंगे आपको। तो आपको 1 मोल H2O कितना होता है, ऐसे स्टेप वाइज लिखो, 1 मोल H2O कितना होता है 18 ग्राम, तो 1.8 मोल कितना होगा 18 इंटू 1.8 ग्राम, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएंगे। वहाँ आप 2 मोल निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 आप इजी, हाँ इजी वे में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 36 का आंसर डायरेक्ट आ रहा था। यहाँ आपने टुकड़ों में ले लोगे जहाँ पे आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं आप, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें, है ना। यहाँ पे आपने 2 मोल पूछा होता तो होता क्या 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 आप इजी वे में कर सकते हैं, तो आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया 36 ग्राम। किया क्या आपने, मल्टीप्लाई तो किया। तो अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं आता है तो टुकड़ों में फ्रैक्शंस में आ जाता है तो मल्टीप्लाई करो फिर आप 18 इंटू 1.8 उल्टा, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका तो वही रहेगा जैसा आप ओरल में कर रहे हैं, पर अगर फ्रैक्शंस में आता है तो आपका गैस नहीं लगेगा, और गैस नहीं लगेगा तो बिल्कुल आपको प्रोसेस से जो मल्टीप्लाई या डिवाइड है वो करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको
35 में देखो 35 ग्राम H2O बराबर मोल की संख्या पूछी जाती है, कितना मोल्स है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा 18 ग्राम में कितना होता है 1 मोल। ठीक है, 1 ग्राम में कितना होगा 1/18 मोल। 35 ग्राम में कितना होगा तो 1/18 इंटू 35, तो 35/18। अब ये डायरेक्ट नहीं होगा, यही 36 लिया होता तो 2 मोल हो जाता डायरेक्ट, पर 35 लिया है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप डिवाइड तो आप कर सकते हैं, है ना, जो भी आंसर आए वो डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर है वो आ जाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे 36 ग्राम दिया होता वही क्वेश्चन, तो 36 ग्राम में तो आप डायरेक्ट मोल निकाल सकते थे, क्यों, क्योंकि 36/18 और ये आ गया 2 मोल। और अगर एग्जैक्ट मान नहीं आते हैं तो बिल्कुल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। जनरली आपको एग्जैक्ट मान ही दिए जाते हैं, है ना, एग्जैक्ट मान ही देंगे आपको, Okay. तो आप इजी वे में उनको कर सकते हैं, है ना। फिर भी अगर आपको फ्रैक्शंस में आ जाए तो आपको आना जरूर चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए। तो प्रोसेस ये है ना, जनरली आपके एग्जैक्ट नंबर वाले ही आएंगे, तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। जैसे आप पर क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल देखो तुम्हारी बुक का 3.3 फर्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। देखो गैस करना चाहे तो आप आराम से कर सकते हो, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। आंसर बता रहा हूं मैं डायरेक्ट, स्टेप जो है वो आपके बुक में दे रखी है। हीलियम, हीलियम का 1 मोल उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। किसके मास के बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास कितना हो जाएगा 4, तो 4 ग्राम 1 मोल है, तो 52 ग्राम में कितने मोल होंगे 52/4, 13 मोल। डायरेक्ट आ गया आंसर, नहीं समझ में आया। हाँ सर आ गया। 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर कितने मोल्स होते हैं, तो आप पहले तो इसका 1 मोल निकालो। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना 2, तो एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 ग्राम। 4 ग्राम हो गया, तो 4 ग्राम बराबर 1 मोल है, तो 52 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 52/4, 13 मोल। डायरेक्ट आंसर हो गया। सेकंड देखो 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम के अंदर कितने मोल होते हैं, तो इसके डबल है वो संख्या, देखो इसकी डबल है 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल होता है, तो 12.044 इंटू 10⁻23 कितने होंगे 2 मोल। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन अगर इजी है सभी इसी तरह से होंगे, है ना। तो अगर आपको इस मोल सिस्टम को समझ जाते हैं और इजी वे में, बस वो आपकी जो फर्स्ट लाइन है अगर आप उस लाइन को समझ जाते हैं तो बाकी के सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बहुत इजी है और बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं, है ना। पर बाकी अगर आप नहीं समझेंगे इनको करना चाहे तो हो सकता है आपको कभी समझ में ही नहीं आया मोल। इजी भी है सर ये समझ में फॉर्मूले आने वाले से। क्वेश्चन कैसे हैं? कौन सा फॉर्मूला? सर ये फॉर्मूले भी तो है पीछे। हाँ, अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हैं तो फॉर्मूले में वही लिखा है अपन ने, गिवन मास कितना दे रखा है डिवाइडेड बाय, जैसे गिवन मास कितना दे रखा है 35 ग्राम, मोलार मास कितना होता है उसका डिवाइड करना है, वही तो है। गिवन मास कितना है उसका फॉर्मूला दे रखा है आपको, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, उससे भी कर सकते हैं। तो गिवन मास का मतलब जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 52 ग्राम, तो 52 लिखो ऊपर। मोलार मास कितना है हीलियम का 4, डिवाइड कर दो 13 ग्राम। सर बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से कर सकते हो, इस तरह से करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो। ये एक अपन होता है ना एक ही नियम जिसको कहते हैं, है ना, इससे कर सकते हो। आंसर आने चाहिए। ठीक है, ये लेसन कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा। फिर कल से